अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक था जी सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी पे। लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो जो सेक्शन 3 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट है वो डील कर रहा है जी सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी। तो चलें जी देख लेते हैं इसको। अच्छा, इसमें से दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है जी स्टैंडर्ड रेट और एक फर्दर रेट। फर्दर टैक्स जो है उसको भी हम आगे जाके डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, सब सेक्शन 1 और सेक्शन 3 क्या कह रहा है जी? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी चार्ज लेविड एंड पेड अ टैक्स नोन एज सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 17%, एट द रेट ऑफ 17% ऑफ द वैल्यू ऑफ। इसको आप याद कर लें जी, जो स्टैंडर्ड रेट है वो 17%। टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम। टैक्सेबल सप्लाईज आ गया पहले जी, देन आ गया बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन हमने पहले ही पढ़ लिया था, बल्कि देख भी लिया था कि हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड। इसमें आ जाएगा मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। और रिटेलर में भी आपके आ जाएंगे जो टीयर 1 रिटेलर्स हैं। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम। मतलब कि कोई टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या आ जाएगा? आपकी ट्रेडिंग आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग आ जाएगी। गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। अच्छा जी, ये इंपोर्ट के हवाले से आ गया। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज कर जाती है लोगों के। टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, तो इसका ये आ जाता है कि जो आपके स्टेट्स आपकी आ जाती हैं। सपोज कर लें AJK आ गया, GB आ गया, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो उसका ये रेफरेंस दिया गया हुआ है कि टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। Subject to the provisions of subsection 6 of section 8 or any notification issued thereunder। अच्छा, इसको बाद में देख लेते हैं। Where taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number, there shall be charged, levied and paid a further tax at the rate of 3% of the value, in addition to the rate specified in subsection 1B 2 5 7 6 in section 4। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है जी कि वे टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड टू अ पर्सन। मसलन कि ऐसे अगर किसी शख्स को हमने टैक्सेबल सप्लाई की है जिसने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन अवेल नहीं की हुई, तो उस पर फिर फर्दर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 3%, इन एडिशन टू रेट स्पेसिफाइड। और ये जो सब सेक्शन है इनमें जो रेट स्पेसिफाई किए हुए हैं इनके अलावा, इसके अलावा आगे आ जाए सब सेक्शन 1B ऑन द गुड्स स्पेसिफाइड इन 10th स्केड्यूल। अच्छा जी, ये 10th स्केड्यूल जो है ना, ये डील कर रहा है ये अपनी आपके जो ब्रिक्स के मैन्युफैक्चर हैं। और अगर इसको हम देख भी लें तो चलो जी, 10th स्केड्यूल को देख लेते हैं। लें जी, आपको 10th स्केड्यूल आ गया जी। टैक्स ऑन ब्रिक्स falling in PCT heading shall be paid on fixed basis। मतलब कि ये फिक्स्ड ही आपका टैक्स लग जाएगा। ये एरिया वाइज इन्होंने सब डिवाइड किया हुआ है। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आपका 12,500 है, और ये डिफरेंट सिटीज़ में आपका डिफरेंट आ जाएगा। तो ये कह रहा है इसमें ऑन द गुड्स स्पेसिफाइड इन 10th स्केड्यूल इन लिeu ऑफ लेविंग एंड कलेक्टिंग सेल टैक्स। मतलब कि आयद करना और कलेक्ट करना, जो सेल टैक्स चार्ज हो रहा है इस पे, द टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टिंग द मैनर, मोड एंड मैनर स्पेसिफाइड देयरिन। कि जो टैक्स आयद करने और कलेक्ट करने का तरीकाकार है वो स्पेसिफाई किया हुआ है 10th स्केड्यूल में। ऑन द प्रोडक्शन on the production capacity of plant machinery, undertaking establishment or installation, producing, on manufacturing such goods etc। अच्छा जी, इसको आप
छोड़ ही दें, टेंस स्केड्यूल से रिलेटेड है। आगे आ जाएंगे सेक्शन 2 की, सब सेक्शन 2 की अब रिक्वायरमेंट आ रहे हैं। नाउ नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1। अच्छा जी, सब सेक्शन की प्रोविजंस के साथ साथ अगर आप देख लीजिए, टैक्स एंड सप्लाइज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 17% ऑफ द रिटेल प्राइस। अच्छा जी, तो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स है ना, अगर आप इनको इंपोर्ट करें, चाहे आप लोकली इनकी सप्लाई करें, तो इन पे जो सेल टैक्स का रेट है वो 17% ही रहेगा। एक ही दफ़ा जो मैन्युफैक्चरर है वो चार्ज कर लेगा रिटेल प्राइस पे, एंड सो ऑन, वही चलता रहेगा। अच्छा, along with the amount of sales tax shall be legibly, prominently and indelibly printed or imposed by the manufacturer or the importer in case of imported goods on each article, packet, container, package, cover or label as the case may be। और जो रिटेल प्राइस आपने देखा होगा कि ये प्रिंट होती है पैक के ऊपर ही। अगर आपने रिटेल प्राइस की रिटेल आइटम देखनी है तो आप जा सकते हैं जी, ये थर्ड स्केड्यूल आइटम जो आप, ये सारी रिटेल से रिलेटेड है, तो आप इनको, ये जी आपका थर्ड स्केड्यूल, फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर्स, सिगरेट्स एंड टॉयलेट सोप, आपके डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आप देखेंगे कि रिटेल प्राइस मेंशन होती है। मिल्की पाउडर्स है आपका, पाउडर ड्रिंक्स हैं, टी, स्पाइसेस, शू पॉलिश, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट्स। तो आप शू पॉलिश की एग्जांपल ले लें तो इसके पीछे आपको नज़र आ जाएगा रिटेल प्राइस मेंशन होगी और उस पर सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा। अच्छा जी, गुड्स स्पेसिफाइड इन द eighth schedule shall be charged to tax at such rates and subject to such conditions and limitations as specified therein। अच्छा, एट्थ स्केड्यूल जो है ना, ये डील कर रहा है जो आपके रिड्यूस रेट को, जैसे वेस्ट पेपर हो गया, आपके ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रैक्टर पे 5% एंड सो ऑन। काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं इसके भी, इसको भी आप बाद में देख लेंगे। अगर आप देखना चाह रहे हो चलें एट्थ पे चले जाते हैं। जी, एट्थ स्केड्यूल आ गया। ऑयल केक पे 5% है जी, ऑयल सीड पे 5% है, रॉ कॉटन एंड जिन कॉटन पे 10% है। सिर्फ ऑन इम्पोर्ट, प्लांट एंड मशीनरी नॉट लोकली, नॉट मैन्युफैक्चर्ड लोकली एंड हैविंग नो कंपैटिबल लोकल सब्स्टिट्यूट्स, इस पे आपका 10% है। ये जितने भी आपको नज़र आ रही हैं आइटम, फ्लेवर मिल्क, योगर्ट, चीज़, बटर, क्रीम, देसी घी, वे, मिल्क एंड क्रीम, कंसनट्रेटेड, तो ये सारी है। अगर रिटेल, अगर क्या कहते हैं, अंडर अ ब्रांड नेम और पैकिंग में सेल हो रही हैं तो इन पे ये 10% लगेगा। अगर वैसे सेल हो रही हैं तो ये मोस्टली जो है इनमें से एग्जाम्पल है। एग्जाम आई थिंक यहाँ 0 रेटेड है, वो बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, the federal government may subject to such condition and restrictions as it may impose by notification in the official gazette declared that in respect of any taxable goods the tax shall be charged, collected and paid in such manner and at such higher or lower rates as may be specified। मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट या जो बोर्ड है वो नोटिफिकेशन के थ्रू बता चेंजेस कर सकता है कि रेट्स में चेंज कर सकता है कि कौन सी गुड्स कौन से स्केड्यूल में फॉल करेगी। अच्छा जी, द लायबिलिटी टू पे टैक्स शैल बी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द पर्सन मेकिंग द सप्लाई, के जो सेल टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है। अगर जो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, द पर्सन मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई, जो पर्सन सप्लाई कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल टैक्स चार्ज करना और पे करना। इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान,
पर्सन इंपोर्टिंग द गुड्स, जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सेल्स टैक्स पे करे एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, पर्सन मेकिंग सप्लाई। अच्छा जी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज ऑफ सबसेक्शन 3 द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज मे बाय नोटिफिकेशन in the official gazette specified the goods in respect of which the liability to pay tax shall be on the person receiving display। अच्छा जी, इसमें वो कह रहा है जी कि बोर्ड फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज की अप्रूवल से बता सकता है कि ऐसी कौन सी गुड्स हैं कि जिन पे जो सेल्स टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सेलर की बजाय बायर पे हो जाएगी। ये बता रहा है जी 9 स्केड्यूल के वाले से, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। 9 स्केड्यूल है ये आपका इंपोर्ट और लोकल सप्लाई जो सेल फोन है ना उसको ये अब देख भी लें। ये आपका आ गया जी 9 स्केड्यूल। तो ये सेलर फोन से रिलेटेड है, तो इतना इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बारे में बता रहे हैं कि ये liability to charge and pay the tax shall be on the person specified therein, कि जो पर्सन उसमें 9 स्केच में स्पेसिफाई किए हुए हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स टैक्स चार्ज और कलेक्ट पे करने की। The federal government may in addition to tax levied under subsection 1, subsection 2 and subsection 4 levy and collect tax at such rate, extra rate or amount not exceeding 17% of value of such goods or class of goods। अच्छा जी, ये चीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है ना वो बाय नोटिफिकेशन जो सेल्स टैक्स जो मैक्सिमम है ना वो अगर 17% चार्ज हो रहा है तो वो कुछ आइटम से 17% ही एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती है। मसलन कि वो नोटिफाई कर सकती है कि आप 17% और चार्ज करें, मतलब कि किसी भी गुड्स या क्लास ऑफ गुड्स पे 34% सेल्स टैक्स जो है ना वो चार्ज हो सकता है। ये आप देख ही रहे हैं। The federal government or the board may in lieu of the tax under subsection 1 by notification in the official gazette levy and collect such amount of tax as it may deem fit on any supplies or class of supplies or any goods or class of goods as and may also specify the mode, manner, time of payment of sales tax। Okay जी। The tax shall be withheld by the buyer at the rate specified in the 11th schedule। अच्छा जी, ये जो आपका 11th स्केड्यूल है ये डील कर रहा है जी विथ होल्डिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो इसको हम देख लेंगे बाद में। विथ होल्डिंग एजेंट्स का थोड़ा सा क्राइटेरिया है कि मतलब अगर आप जो पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है उससे परचेज कर रहे हैं तो आपने 5% विथहेल्ड करना है। एंड अगर कोई पर्सन इनएक्टिव है तो उसका 20% इन केस ऑफ कंपनी और 10% इन केस ऑफ होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स वगैरह। और इसमें भी क्या कहते हैं देख ही लेते हैं। जी 11 स्केड्यूल आ गया। The rates for withholding and deduction by the withholding agent not applicable to goods and supplies specified at the end of the table। तो ये सारे गिवन है। रजिस्टर्ड पर्सन से देख रहे हैं आपके 5%, रजिस्टर्ड पर्सन एडवर्टीजमेंट के जो हैं सर्विस रेसिपिएंट वो होल ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन परचेजिंग केन वो भी होल ऑफ द अमाउंट चार्ज करेंगे। फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ऑफ द टैक्स इनवॉल्व्ड ये भी होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स इनवॉल्व्ड चार्ज करेंगे। अच्छा ये फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज एज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अच्छा ये कंपनी की डेफिनेशन अगर आप पर्सनस की डेफिनेशन देखें
सेक्शन 82 में तो उधर इसने बताया हुआ है कि जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड कंपनीज, कोई ट्रस्ट एक्ट, कोई नोटिफाइड एंटिटीज, ऑटोनोमस बॉडीज एंड सो ऑन, जितनी भी आ जाती है ना, ये आपकी कंपनी के तहत ट्रीट हो जाती है। अच्छा जी, अगर ये सेल करेंगे ऐसे बंदे को जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन क्या कह रहे हैं उसको आप जो एज ए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रजिस्टर लेकिन इनएक्टिव आ रहा है, तो इसकी आप चार्ज करेंगे 10%। और सेम यही पर्सनस कंपनी और फेडरल एंड ऑटोनमस बॉडी चार्ज कर रही हैं कोई ऐसे पर्सन की जो रजिस्टर तो है लेकिन है कंपनी, तो इसका 1/5 चार्ज करेंगे। तो ये थोड़ा सा है डिफरेंस, क्योंकि इसमें होलसेलर डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, उसमें अदर देन होलसेलर डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी है कि आपने विथहोल्डिंग करनी है पेमेंट करते वक्त। अच्छा जी, ये आगे आ जाएगी जी CNG स्टेशन के जो हैं गैस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो गैस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये 17% चार्ज करेंगी। और इनमें जो प्रोविजन है जी वैल्यू ऑफ सप्लाई वाली अंडर क्लॉज 46 वो अप्लाई नहीं होनी। उसमें आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई की मसलन की वैल्यू कब बनेगी, अगर सपोज करें कि अगर वो इन कैश में पे कर रहा है तो कैश, अगर वो इन काइंड पे कर रहा है तो कैश में भी पे कर रहा होगा, कोई ना कोई आपको फिक्स्ड एसेट, कोई इस तरह की चीज़, कोई प्रॉपर्टी वगैरह प्रोवाइड कर रहा होगा, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू पे आ जाएगा। और इस तरह की चीज़ें इवन है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, तो वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा जी, जो अब Tier 1 रिटेलर्स जो नहीं है, अदर देन Tier 1 रिटेलर्स, उन पे चार्जेबिलिटी कैसी होगी? अच्छा, तो उन पे चार्जेबिलिटी होगी थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल एट द रेट ऑफ 5% वेयर मंथली बिल डज नॉट एक्सीड 20,000। जो रिटेलर्स हैं अदर देन Tier 1 में हमने पढ़ा था जी कि इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, कोई आपका इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर हो गया, कि सुपर स्टोर हो गए, जैसे कि हाइपर स्टार वगैरह हो गया। इस तरह आप एयर कंडीशनिंग मॉल में ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी शॉप जो है 1000 स्क्वायर फीट से अबव एंड सो ऑन, जितनी भी हमने उसमें पढ़ी थी, तो उन पे ये अप्लाई नहीं करता। ये अदर दैन Tier 1 रिटेलर है। थ्रू देयर इलेक्ट्रिसिटी मंथली बिल, मसलन के जिनका इलेक्ट्रिसिटी मंथली बिल वो 20,000 से एक्सीड नहीं करे, तो उन पे 5% है। एंड एट द रेट ऑफ 7.5% वेरी मंथली बिल एक्सीड, और जब ये मंथली बिल एक्सीड कर जाता है 20,000 से, तो 7.5% लग जाएगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर जो है वो आपका चार्ज करेगा और वही जमा करवा देगा विदाउट एडजस्टिंग इज इनपुट। वजन के उसको इनपुट अलाउ नहीं होगा इस पर। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। प्रोवाइडेड दैट द टैक्स अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन टू टैक्स पेएबल ऑन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर सबसेक्शन 1(1)(a) एंड 1(5). तो ये तो 5% और 7.5% तो आ गया। अभी सेक्शन 1 में 17% था, फिर आपका आ जाएगा 1(a) में आपका आ जाएगा 3% फर्दर टैक्स, एंड 5 में जो गवर्नमेंट आपको कर सकती है 17%। मतलब कि गवर्नमेंट 17% लगा सकती है किसी भी गुड्स और काइंड ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स पे। तो ये अदर देन Tier 1 रिटेलर्स पे आप देख लें कि कितने % तक चार्ज हो सकते हैं। 17% + 17 आपका हो गया 17 + 5 22 + 3 25% एंड सो ऑन 25 और 27.5 बन जाएगा आपका। प्रोवाइडेड दैट इसको जी रहने
ये भी हो गया जी, ये ऊपर ही हम डिस्कस करें। प्रोवाइडेड दैट द कस्टमर्स ऑफ टीयर 1 रिटेल शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव अ कैश बैकअप ऑफ up to 5% of the tax involved from such date in the manner and to the extent as may be prescribed by the court। अच्छा, ये अभी तक नहीं, मुझे नहीं समझ आ सकती है कि कब 5% तक पे करेंगे। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो टीयर 1 रिटेलर्स हैं वो कैशबैक पे करेंगे कस्टमर्स को। अच्छा, ये था इंटीग्रेशन से रिलेटेड के जो टीयर 1 रिटेलर्स हैं इन्होंने जो था एपीआर का पीओएस इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर उसे इन्होंने अपने आप में इंटीग्रेट करना था, लेकिन अभी तक चंद ही कुछ होंगे बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स इन्होंने अपने आप को किया है इसके साथ इंटीग्रेट। और इसकी डेट भी गुजर चुकी है, मतलब 15 दिसंबर तक डेट थी इसकी। ये आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी से की डेफिनेशन आ जाती है। Means an economic activity carried on by a person whether or not for profit and includes an activity carried on in the form of business, trade or manufacture। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग आ गई। डेट इन्वॉल्व्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेंटिंग ऑफ सर्विसेज आ गया आपका। और बोथ अ वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, मतलब कि ऐसा काम जो आपने एक दफ़ा किया इन द नेचर ऑफ ट्रेड। Anything done or undertaken during the commencement or termination of economic activity। इसको टर्मिनेशन को हम बाद में देख लेंगे। The activities but does not include, इसमें शामिल नहीं है जी activities of employee providing services in the capacity to an employer in that, ये आपका सैलरी में आ जाएगा, ये जी सप्लाई नहीं होगी। An activity carried on by individual as a private recreational pursuit or hobby, या आप कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जो कोई हॉबी या कोई रिक्रिएशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो ये भी जी टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल व्हिच इफ ऑन कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल वुड फॉल इन, कोई ऐसी एक्टिविटी अदर देन इंडिविजुअल कर रहा है जो वो करेगा तो ये जी रिक्रिएशनल परसूट या हॉबी में आ जाएगी। तो जी ये था आज का टॉपिक थोड़ा सा। थैंक यू जी।